डिग्री के बाद में एग्जैक्टली ये करियर का सफर शुरू कैसे हुआ? फ्रेश इंजीनियर्स इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको इंडस्ट्री में किस तरीके का सपोर्ट मिलता है ताकि वो आगे बढ़ सके, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सके? कुछ स्टूडेंट्स का एक थॉट प्रोसेस होता है कि एक हायर एजुकेशन के लिए मैं इमीडिएटली मुझे जाना चाहिए, वो भी अब्रॉड जाना चाहिए, एमएस करना चाहिए या फिर एमटेक करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं 2-3 साल थोड़ा इंडस्ट्री में काम कर लूँ और फिर थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, थोड़ा सक्सेस, थोड़ा फेल्योर कुछ सीखेंगे, उसके बाद में फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग आलंदी पुणे के इस पॉडकास्ट में। आज हम उस व्यक्ति से बात करेंगे जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है। MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने 2018 में डिग्री प्राप्त की है और उसके बाद में अपना करियर बनाया कंप्रेसर में और अभी रोबोटिक्स में, जिनके नाम पे 2 पेटेंट्स हैं, 3 इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हैं और डिग्री लेते लेते हुए जिन्होंने बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट ऑलराउंडर ये किताब लेके डिग्री ली है। स्वागत करते हैं मिस्टर नूर खान का। नूर जी नमस्ते और स्वागत है आपका। नमस्ते सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज पॉडकास्ट पे बैठा हूँ। एंड लेट्स सी आपके साथ क्या इंटरेक्शन होता है, क्या जानना चाहते हैं आप और हम किस तरह इस डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर चांस एंड हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ यू टुडे। इन फैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड डेफिनेटली लाइक टू नो कि आज आप जो सीनियर प्रोडक्ट इंजीनियर करके काम कर रहे हैं ओशियनरिंग इंटरनेशनल में, तो एग्जैक्टली आपका रोल क्या है? जब मैं एज अ डेजिग्नेशन की बात करूँगा, सो सीनियर प्रोडक्ट इंजीनियर एक बहुत वास्ट टर्म है। ओशियनरिंग इंटरनेशनल जो कंपनी है दैट वर्क फॉर अंडर सी प्रोजेक्ट्स, ऑल्सो स्पेस प्रोजेक्ट और जो लैंड पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होता है उस पर काम करता है। मेरा रोल जो है वो रिलेटेड टू रोबोटिक्स, जो है अंडर सी जो रोबोट जाते हैं मेंटेनेंस ऑपरेशन के लिए अलॉन्ग दूसरे ऑपरेशंस के लिए, उसका कंप्लीट डिज़ाइनिंग, उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के ऊपर मेरा रोल होता है। सो एज अ सीनियर प्रोडक्ट इंजीनियर मैं वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ टूवर्ड्स डेवलपिंग अ फ्यूचर, नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर ऑफ इन द रोबोटिक्स फॉर दी सबसी प्रोजेक्ट्स। नॉट जस्ट टू दिस बट देर इज़ एन ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर मी इन द इंडस्ट्री जहाँ पे मैं नॉट टू ओशन बट ऑल्सो स्पेस पे भी मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। सो करंट रोल इज़ टू रिलेटेड टू दी ROVs, जो रोबोट्स जो अंडर सी जाते हैं वहाँ पे जो ऑपरेशंस होते हैं, उस ऑपरेशन को करने के लिए कैपेबिलिटी डेवलप करना, वो कैसे काम करेगा, हाउ दैट रोबोट विल गो टू 6000 मीटर, दैट इज़ ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर अंडर द सी, उतने प्रेशर में काम करना चाहिए। उसके लिए जो कंप्लीट सिस्टम है उसका डेवलपमेंट का रोल मेरा अभी के लिए सीमित है, बिकॉज मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ। सो मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ और अपने आप को कैसे डेवलप कर सकता हूँ। थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ तो आपका जो रोल था वो कंप्रेसर ये फील्ड में था। यस, तो वो आपका जॉब में क्या प्रोफाइल था? वहाँ पे मैं एज अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही मेजर रोल मैंने कंट्रीब्यूट किया हूँ, जहाँ पे स्क्रू कंप्रेसर जो एक नया मतलब मार्केट है जो अभी डेवलप हो रहा है। बिकॉज आपने सुना होगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, आपने सुना होगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ब्लोअर्स, बहुत सारे टाइप ऑफ कंप्रेसर है। वहाँ पे स्पेसिफिकली स्क्रू कंप्रेसर के नए डेवलपमेंट के लिए मैं काम करता था, जहाँ पे मार्केट जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर रिक्वायरमेंट है, उन दोनों के गैप को कम करना है। प्लस अब कंपटीशन है तो कॉस्ट तो हमेशा पिक्चर में आता है, और जब आप न्यू प्रोडक्ट की बात करते हो तो आपको वैल्यू ऐड करना है, आपको इंटीग्रिटी ऐड करना है, आपको चैलेंजेस देना है, आपको सर्विंग देना है। ये सबको कंसिडरेशन में करते हुए आपको एक प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, तो वो जो लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो मेरी होती थी। सो वहाँ पे भी मैं एज अ असिस्टेंट मैनेजर था। आई एम ऑलमोस्ट देयर फॉर 5.5 ईयर इन किर्लोस्कर, देन 1 ईयर इन एटलास कॉपको। तो ये जो 6.5 साल का कंप्रेसर इंडस्ट्री का जो जर्नी था, वहाँ पे मैंने नए प्रोडक्ट को डेवलप किया, एक्सप्लोर किया, और उसी के जैसे आपने बोला मेरे इंट्रोडक्शन में कि 2 पेटेंट्स है और डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन है। सो वो उसी वजह से आए, बिकॉज जब मैंने नया नया प्रोडक्ट डेवलप करने का स्टार्ट किया, जब मैंने सीखा कि कैसे करते, तो आइडियाज़ आना शुरू हुए और उसी आइडिया को आगे पुश करते हुए वो सक्सेसफुली मैंने रजिस्ट्रेशन भी किया है। सो यस, कंप्रेसर से रोबोटिक्स बहुत ही डिफरेंट जर्नी है, बिकॉज एक इंडस्ट्री जो है वो प्रेशर में काम करती है, दूसरी इंडस्ट्री भी प्रेशर में काम करती है, बट वहाँ पे ऑटोमेशन का काम ज़्यादा आता है। सो चैलेंजेस डिफरेंट वेरी करते हैं, बट एज अ चैलेंज मैंने फिर रोबोटिक्स को प्रीफर किया, बिकॉज फ्यूचर इज टेंडिंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन। बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे तो ऑटोमेशन हर जगह पे हर है। जगह है। तो ये रोबोटिक्स में भी है, कंप्रेसर इंडस्ट्री में भी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है। एग्री।
तो ये जानना चाहता हूँ कि अगर जो डिग्री आपने ली है, डिग्री के बाद में एग्जैक्टली ये करियर का सफर शुरू कैसे हुआ? सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंजीनियरिंग पास करना शुरू में तो पता नहीं था कि इंजीनियरिंग के बाद करना क्या है। सो जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, बीई हो गया, किर्लोस्कर में मेरा एज अ जॉब मुझे मिल गया। अब मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, किर्लोस्कर में जाने के बाद उन्होंने मुझे एज अ डिज़ाइन ही दिया कि आपको डिज़ाइन में काम करना है। उन्होंने मुझे कहा कि ये आपका सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब है, आपको जाना है और कंप्रेसर बेचना है। अब फादर हैव कपड़े का दुकान है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग थोड़ा आता है, बट स्टिल आई वॉजंट कॉन्फिडेंट बिकॉज मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। मेरे माइंड में एक ऑलवेज एक थॉट था कि अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं डिज़ाइन का ही काम करूँगा। और जब मैं जॉब में गया एंड दे हैव गिवन मी अ सेल्स एंड मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, तो मैं स्टन हो गया कि यार मुझे तो डिज़ाइन करना है, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा यार, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बट स्टिल मेरे पास कंस्ट्रेंट्स थे, मुझे करना ही पड़ा। तो देन आई वेंट टू एज अ चैलेंज कि मैं ले ही लेता हूँ, एंड देन आई वेंट टू सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर मुंबई, द वेस्टर्न रीजन। अब द फर्स्ट चैलेंज इज कंप्रेसर होता क्या है वो तो पता ही नहीं, बिकॉज हमने जो एजुकेशन में लिया है दैट वाज कम्प्लीटली थ्योरेटिकल नॉलेज। तो दिखता कैसा है, उसमें भी स्क्रू कंप्रेसर जिसका सिलेबस में कहीं जिक्र नहीं है, जो माइनर जिक्र है वो तो बहुत बेसिक लेवल पे है। अब उसको बेचना निश है, एरिया में हाँ कहते हैं इनिशियल जी। एरिया में है। अब उसको उसको बेचना है, उसके अंदर क्या घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, क्या बेचना है, कस्टमर को क्या बताना है, कैसे, बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। सो अब मैंने ऐसा चैलेंज टेक किया। और दूसरा पार्ट कि मैंने कभी घर छोड़ के कभी बाहर गया नहीं, और मुंबई जाके रहना है, तो मेरे लिए हमेशा एक होता था कि अरे मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ सेल्स। बट देन आई रियलाइज कि जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आया है, वाई नॉट टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी और अपने आप को उसमें एक्सेल कर सकते हैं। और मे बी फ्यूचर में अगर मेरे पास स्कोप होगा तो मैं डेफिनेटली डिज़ाइन में शिफ्ट हो ही जाऊँगा, अगर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है तो। लेट्स नॉट टेक इट निगेटिवली। तो मैंने फिर स्टार्ट किया अपने आप पे काम करना कि अगर मैं सेल्स में जा रहा हूँ तो मेरी प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। मुझे अपना अपीयरेंस इंप्रूव करना पड़ेगा, मुझे अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। ये दो स्किल्स मेरे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। सो आई एम रियली थैंक फॉर MIT कि मुझे हर प्लेटफॉर्म पे ये दोनों चीज़ें हमेशा एज अ सर्व हुई है। मैंने कॉलेज के इवेंट्स में हर जगह पार्टिसिपेट किया हूँ। सो वो जो वोकेबलरी स्किल्स होती हैं, जो इंटरपर्सनल स्किल्स आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वो मुझे वहीं से एक एज ए पेरेंटिंग मिला है, मैं बोल सकता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द कॉलेज फॉर दैट। जब मैंने एज अ उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया, मेरा फर्स्ट विजिट था, आई वॉज इन थाने, वोल्टास के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं वहाँ पे गया। अब मुझे पता नहीं कि बेचना कैसे है। मैंने कैटलॉग लिया, सर ये हमारा कंप्रेसर का स्पेसिफिकेशंस है, आपको कुछ रिक्वायरमेंट है क्या। उसने बोला ये आप मच्छी बेचने आए हो क्या। लाइक सर करना क्या होता है, मुझे पता नहीं सर, क्या आप कैसे बेचते हैं। तब मुझे एक ऑफिशियल ट्रेनिंग मिली कि जब आप कंप्रेसर बेचने जा रहे हो तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वो काम क्या करता है, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट्स के बारे में। रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब रिक्वायरमेंट जब आता है तो हम सोचते हैं रिक्वायरमेंट तो सिर्फ ऐसा होगा, साइजिंग वाइजिंग नहीं, रिक्वायरमेंट होता है मैकेनिकल टर्म में। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाउ मैकेनिकल इज कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स सेल्स एंड मार्केटिंग। तब मैंने सीखा कि जब मैं सेल्स कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं पावर की बात कर रहा हूँ, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, मैं टॉर्क की बात कर रहा हूँ, और ये सब बगैर मैकेनिकल तो नहीं आ सकता। तब मेरा एक दिमाग में आया कि आई कैन स्टिल लर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग इवन दो इफ आई एम इन सेल्स एंड मार्केटिंग। तब मैंने थोड़े स्पेसिफिकेशन रीड करना शुरू किया, मैंने डिज़ाइन को भी थोड़ा सा टच करना शुरू किया कि ओके कंप्रेसर का साइजिंग ऐसा होता है, अगर मैं कंप्रेसर बेच रहा हूँ इस साइजिंग के कंप्रेसर होते हैं। कंप्रेसर तो 5 किलोवाट रेटिंग से 500 किलोवाट रेटिंग तक के भी स्क्रू कंप्रेसर्स है, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, साइजिंग में कैसे मैनिपुलेट करते हैं, अगर मैं जा रहा हूँ एक कंप्रेसर का पावर दूसरे पावर से कैसा वेरी करता है। सो मैंने अपने आप को कोरिलेट करना शुरू किया एंड सक्सेसफुली विद इन अ स्पैन ऑफ 4 months आई वाज द फर्स्ट GET इन द इंटायर किर्लोस्कर हु हैव सेल्ड द कंप्रेसर। दैट वाज अ अचीवमेंट, और उसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया कि ओके यू हैव सेल्ड द मशीन, दैट वाज द फर्स्ट एवर टाइम। एंड वो मेरे लिए इतना प्राउड मोमेंट था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि द टेनवर विच आई हैव एज अ GET, मैं उसमें सबसे ज़्यादा कंप्रेसर सेल करूँगा। ओके वो सक्सेसफुल नहीं हुआ बिकॉज उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा और ग्रूम करना चाहिए। एंड देन मेरा जो 1 साल का स्पैन था एज अ GET, मुझे ऐसा लगा कि ठीक है मुझे कंप्रेसर सेल करना चाहिए, बट उसके पहले और थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट मुझे डेवलप करना चाहिए। अब मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि कम्युनिकेशन स्किल मैंने तो कॉलेज से ही सीखा हूँ। सो आई स्टार्टेड मेकिंग कॉन्टैक्ट्स कि किस राइट डोर पे नॉक कर सकता हूँ, कैसे मैं डिज़ाइन को अपने आप के लिए इन्वॉल्व कर सकता हूँ। आई स्टार्टेड टू कनेक्ट विद पीपल, वहाँ से मैं लर्निंग सीखना शुरू किया कि मुझे इंटरेस्ट है। सो आई शोन माई सेल्फ कि मैं सीख सकता हूँ और मैं डिज़ाइन भी कर सकता हूँ। सो इन अ स्पैन ऑफ टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं डिज़ाइन में काम करूँ, एंड देन आई हैव शिफ्टेड टू R&D। वहाँ से मेरा नया जर्नी स्टार्ट हुआ, फ्रॉम सेलिंग अ कंप्रेसर तो नाउ डिज़ाइनिंग अ कंप्रेसर। तो वो जो एक
ईयर का स्पैन था दैट हैव गिवन मी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि मैं कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, और विदाउट कॉलेज के सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं होता था। अब जब मैंने डिज़ाइन स्टार्ट किया, डिज़ाइन में भी सेल्स से आप डिज़ाइन में आ रहे हो तो आप पूरा इंजीनियरिंग भूल जाते हो। सो आई विल डिस्क्लोज दिस थिंग। मैं तो कॉलेज में आके लोगों से फिर से थोड़ा सीख रहा था, लाइक आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ बाहा। तो जो कॉलेज के फैकल्टीज़ थे, मैं उनके साथ फिर कनेक्ट हुआ कि सर मुझे थोड़ा सा और बता दीजिए। थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैम के पास आया मैं, अर्चना मैम के पास। उनसे फिर थोड़ा सा सीखा कि थोड़ा ब्रश अप कर लेता हूँ, बिकॉज एक साल आप जब बेचते हो तो आप भूल जाते हो कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा, आपने कौन सा साइकिल क्या पढ़ा। एंड देन किर्लोस्कर में मेरा जब जर्नी स्टार्ट हुआ एज एन R&D, सबसे पहला मुझे टास्क मिला कि कंप्रेसर को अंडरस्टैंड करो, क्या कंप्रेसर काम करता है, कंपोनेंट कैसा काम करता है। एंड देन आई स्टार्टेड, एंड ग्रेजुअली मुझे फिर एक पुश मिलता गया फ्रॉम पीपल, फ्रॉम एज अ प्रोजेक्ट, मुझे नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते गए। एंड देन सक्सेसफुली वो जो 4 साल का स्पैन था R&D में, उसमें लोगों ने मुझे में देखा कि मैं डेवलपमेंट खुद से कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे प्रमोशन दिया। आई गॉट अ वेरी फास्ट प्रमोशन एज अ बी, बिकॉज यूजुअली किर्लोस्कर में एमटेक को ही एंट्री होती है फॉर द R&D, बट दे हैव गिवन मी एंट्री एज अ बी ओनली। उसके बाद भी मुझे प्रमोशन मिला बिकॉज आई वॉज कीन टूवर्ड्स कि मुझे करना है करना है करना है। अगर मैं आज नहीं करूँगा तो मुझे फिर सीखने का चांस नहीं मिलेगा, बिकॉज एट द अर्ली एज यूजुअली पीपल लर्न। सो वहाँ पे मैंने आई हैव लॉन्च 2 वेरी ग्रेट प्रोजेक्ट्स। एक तो 350 किलोवाट का जो कंप्रेसर होता है, दैट वाज फर्स्ट एवर कंप्रेसर ऑफ किर्लोस्कर। एंड सेकंड बेल ड्राइव कंप्रेसर, जो कि नॉइजलेस पैकेज था, उसमें बिल्कुल नॉइज नहीं था। एंड MD सर इटसेल्फ हैव गिवन मी अप्रिशिएशन, ही हैव मेल्ड ऑफिशियली कि दिस वाज अ ग्रेट एंड फंडामेंटल ब्रिलियंट जॉब। तो वो मेरे लिए बहुत 2 अचीवमेंट्स हैं, जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ्रॉम सेल्स टू अचीविंग समथिंग विच इज़ डिलीवरिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैं कर सकता हूँ। एंड देन आई रियलाइज कि ओके, अब ये इंडियन कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेट्स हैव एक्सप्लोर समथिंग विच इज़ इंटरनेशनल। सो आई जॉइन एटलास कॉपको इन 2023। वहाँ पे मैंने, अब जब मैं किर्लोस्कर में काम करता था तो आई वॉज वर्किंग ऑन इंटायर लेआउटिंग, जिसमें कंप्रेसर के पाइप्स भी आते थे, पैकेजिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, प्रेशर वेसल, ये सब आता था। अब मुझ में एक था कि मुझे कंप्रेसर के अंदर काम कैसे होता है, अगर मेरा स्क्रू घूम रहा है तो वहाँ पे थर्मोडायनेमिकली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आया। सो फॉर्चुनेटली मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन हुई थी एटलास कॉपको में, जहाँ पे मैंने जब स्विच लिया तो मुझे इंटरनल रोल के लिए काम मिल गया कि एक्सटर्नल तो मैं सीख ही रहा हूँ, अब इंटरनली भी मैं सीखना चाहता हूँ। तो आई वर्क फॉर 1 ईयर इन एटलास कॉपको, जहाँ पे मैं बेल्जियम टीम को सपोर्ट करता था। एंड वहाँ से मैंने अपना स्पोर्ट जर्नी स्टार्ट किया। आपको याद होगा मैं बहुत दुबला था कॉलेज में, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल भी स्पोर्ट्स में, मतलब बहुत कम था, बट इतना इंटरेक्टिव स्पोर्ट्स में नहीं था। तो मैंने वहाँ से अपना स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट किया, मैंने फुटबॉल वगैरह में पार्टिसिपेट किया। एंड दैट ईयर आई वॉन द फुटबॉल टूर्नामेंट ऑल्सो, जो कंप्लीट स्वीडिश चैंपियनशिप होता है, दैट ऑल्सो वेंट वेरी सक्सेसफुल। अब ऐसा हुआ, जब ओशनियरिंग का अपॉर्चुनिटी आया तो मेरे लिए एक क्वेश्चन था कि मैं कंप्रेसर से रोबोटिक्स में कैसे जाऊँ, बिकॉज कंप्रेसर तो एक प्रोडक्ट हो गया, अब रोबोटिक्स तो बहुत वास्ट होता है। आप आपने देखा होगा मैकेट्रॉनिक्स के जो यूजुअली लोग होते हैं वहाँ पे जाते हैं, इवन द PhD पीपल दे गो फॉर ऑटोमेशन एंड दे गो फॉर रोबोटिक्स, जहाँ पे रिसर्च होता है। अब इंटरव्यू में मुझे पता चला कि दे वर्क फॉर नासा ऑल्सो, और वो जो उनका स्पेस सूट होता है उसको डिज़ाइनिंग के लिए भी काम करते हैं, और कंप्लीट टेक्निकल बेस पे काम होता है। तो मैंने एक फैकल्टी को फ़ोन लगाया अपने कॉलेज से, सर को पूछा सर मेरे लिए ये सही रहेगा नहीं रहेगा, बिकॉज मैं कंप्रेसर में काम कर रहा हूँ और अब रोबोटिक्स में जाना है। उन्होंने मुझे एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया एकदम मतलब। ड्रास्टिक, बिकॉज आपको आपको ऐसा होगा यार मैं आज इस पे काम कर रहा हूँ, अब तो रोबोटिक्स में आना है, मुझे फिर से लर्न करना पड़ेगा, मुझे डेटा एनालिसिस लर्न करना पड़ेगा, मुझे AIML लर्न करना पड़ेगा, मुझे हर चीज़, मुझे सबसे खराब सब्जेक्ट लगता था कोडिंग, जो मैं सीख रहा हूँ। आपको पता चलेगा मैं हेट करता था उस सब्जेक्ट को, बट अब ऐसा है कि मुझे लगता है कि यार ये नीड है, दैट इज़ अ नीड ऑफ द मार्केट, दैट इज़ अ नीड ऑफ यू, अगर आपको प्रोग्रेसिव जाना है आगे तो। एंड देन वहाँ पे मैंने जब फैकल्टी के साथ बात हुआ तो कई बार बात हुआ, नॉट जस्ट वन टाइम, और उन्होंने मुझे हैप्पीली उस टाइम पे बताया कि ओके रोबोटिक्स में आप जा रहे हो, आपके लिए ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ है। आप देखते होंगे कि हर जगह पे आजकल AI चल रहा है, हर जगह पे आजकल मैन पावर रिडक्शन के ऊपर ज़्यादा काम चल रहा है। सो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कंप्रेसर में जाता हूँ, वेयर आई विल पुट माई सेल्फ, आज से अगर मैं 10 साल के बाद बात करता हूँ तो मैं मे बी डिज़ाइन ही करता रहूँगा, या फिर मे बी मैं नए प्रोडक्ट डेवलप कर लूँगा, बट विल दैट बी अ मार्केट नीड फॉर मी? और अगर आज मेरा पोटेंशियल अगर है कि मैं अपने आप को मार्केट के लिए रख सकता हूँ, जहाँ पे मैं वाइडर अपॉर्चुनिटीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, व्हाई नॉट टू गो विद दैट? I went to home and I'm like, okay, fine, I'm ready for this opportunity. Let's take it and let's have this challenge as a एक again milestone, क्योंकि मैंने सेल्स किया, अब R&D किया कंप्रेसर में, अब तीसरा अपॉर्चुनिटी लेता हूँ और उसमें मैं देखता हूँ कैसे एक्सेल कर सकता हूँ। तो इनिशियली जब मैं ज्वाइन किया, मेरे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे, बिकॉज उनके जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो मैंने दूर दूर तक सुने नहीं थे।
जब वो कोडिंग की बात करते हैं, जब वो एनालिसिस की बात करते हैं कि ओके रोबोट्स ऐसा जा रहा है, हमने तो थ्योरी ऑफ मशीनरीज में पढ़ा है कि ठीक है 4 बार मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म होता डिग्रीज है, ऑफ डिग्रीज फ्रीडम, ऑफ, ग्रिपिंग एंड बट एवरीथिंग। जब आप एक्चुअली देखते हो तो आप ये काम कैसे कर रहा है, इसमें क्या करना है, इसका फंक्शनैलिटी कैसे जाएगा। आई हैव स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद पीपल जिनका ऑलरेडी रोबोटिक्स में एक्सपीरियंस है, जिनका ऑलरेडी AIML में एक्सपीरियंस है। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि ओके ये कंपोनेंट्स होते हैं। अब रोबोट्स में भी आजकल ऐसा हो रहा है कि आपने मुझे हाइड्रोलिक्स पढ़ाया, आई स्टिल रिमेंबर जो एक्चुएशन साइकिल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अब इनके पास दोनों रोबोट्स हैं। अब इनका फ्यूचरिस्टिक गोल क्या है कि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट करना है। अब मेरे लिए वहाँ पे एडवांटेज हो गया बिकॉज मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ और आपने मुझे पढ़ाया है, आपने बताया कि एक्चुएशन कैसा होता है। आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन दोस थिंग, जैसे एक्चुएशन का प्रिंसिपल यूज़ करके उसको इलेक्ट्रिकली कैसे कन्वर्ट करना है। तो मुझे वहाँ पे एक एडवांटेज हुआ एज अ मैकेनिकल इंजीनियर कि मैं इस चीज़ को इलेक्ट्रिकली कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जो इंट्रैक्शन कोरिलेशन है वो मुझे हेल्पफुल हुआ है। सो जो इंटायर मेरा 7 साल का जर्नी है वो अप एंड डाउन ही रहा है। आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई होप कि मैं आगे भी लर्निंग करता रहूँगा। सो या दैट्स अ ब्रीफ अबाउट मी। ग्रेट, वंडरफुल जर्नी। इनफैक्ट इतनी सारी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, फेजेस बदलते रहे, और आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और आगे चलते रहे। आपने बात की कि जब आप GET थे, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, तब आपने सबसे पहला सेल किया कंप्रेसर का, और इट वाज एन अचीवमेंट, यू गॉट अप्रिसिएशन। उसके बाद में भी काफ़ी सारे अप्रिसिएशंस मिलते रहे। तो जब सेल्स में थे तब कभी आपको ऐसा लगा कि आप स्विच कर सकते हो डिज़ाइन में या फिर R&D में? मुझे हर रोज़ लगता था एक्चुअली। उसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहा है। जब मैंने पहला कंप्रेसर सेल किया, दो आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे बेचने का मौका मिला, दैट कंप्रेसर मिजरेबली फेल्ड एट द वेंडर साइड। और उस टाइम पे जब उसने मुझे फ़ोन लगाया कस्टमर ने, सर आपने जो मशीन भेजा है बहुत चल नहीं रही है, मुझे प्रॉब्लम दे रही है, मेरा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सेलिंग इज़ फाइन बट व्हाई नॉट टू डिज़ाइन इट फॉर द बेटर वे। मैं उसको क्यों नहीं अच्छा डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो उस टाइम से मेरे दिमाग में थॉट था कि एक बार डिज़ाइन में स्विच करते हैं, देखते हैं कि कैसे कंप्रेसर काम करता है, लेट्स डिज़ाइन इट बाय आवर ओन, उसमें एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रादर देन डायरेक्टली सेलिंग। अगर मैं सेलिंग करना चाहता हूँ तो आई कैन डू इट आफ्टर 15 ईयर्स ऑल्सो, जब मुझे ऐसा लगे कि ओके आई एम कॉन्फिडेंट ये जो मैंने बनाया है प्रोडक्ट वो मैं सेल भी कर सकता हूँ। तो वो एक फंडामेंटल थॉट हमेशा रहता था। यस। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि जब इनिशियली आप जाते हो नई कंपनी में, सबसे पहला जॉब है, तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? मतलब आपके पास ऐसा कुछ एग्जांपल्स है जो चैलेंजेस आपने फेस किए और उसको ओवरकम भी किया इनिशियल फेजेस में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज ए इंजीनियर जब हम जाते हैं हमारे अंदर लिसनिंग स्किल बहुत ख़राब होता है। बिकॉज हम एक प्री माइंडसेट में आते हैं कि जो भी चीज़ हमारे पास ऑप्शन में है वो हमारे लिए बेस्ट है, हम दूसरों का ऑब्वियसली सुनते नहीं है। सो वो एक मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज मेरा माइंडसेट था डिज़ाइन का, कि मुझे डिज़ाइन ही करना है और मैं डिज़ाइन के लिए ही बना हूँ। बट जब सेकेंड चीज़ और ये था कम्युनिकेशन। मैं जब शुरू में आया तो मैं बहुत शाय करता था कि यार इंडस्ट्री में लोग कैसे बिहेव करते होंगे, हाउ दे विल ट्रीट मी, हाउ दे विल गिव मी अ नॉलेज, हाउ दे विल टीच मी द एंटायर साइकिल ऑफ द वर्क विच दे डू। सो वो एक हेजिटेशन एंड कॉन्फिडेंस हमेशा शुरू में रहता ही है और रहेगा भी, बिकॉज आप आते हो कॉलेज शेल में, कॉलेज शेल से आप इंडस्ट्री में जाते हो जहाँ पे कम्प्लीटली न्यू एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे आप कम्प्लीटली नए लोगों को देखते हो, नए वर्कलोड को देखते हो। उसमें भी आपको एक प्री डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और जब आपके एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरे हो पाते तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार इसको कैसे हम टैकल कर सकें। देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेकंड ऑप्शन, लाइक यूजुअली पीपल गो फॉर मास्टर्स ऑल्सो। सो वो एक चैलेंज मेरे लिए भी था इनिशियल 3 मंथ्स में, जब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया लोगों से इंटरेक्ट करना। मैंने खुद से फिर लोगों से अप्रोच करना शुरू किया। मैंने अपना कम्युनिकेशन पे और ज़्यादा फोकस किया कि मैं राइट कॉन्टैक्ट्स को राइट वे में कैसे ला सकता हूँ, हाउ आई कैन एक्सट्रैक्ट राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम राइट पीपल। सो जब आपने पूछा कि ओवरकम कैसे किया, मुझे अभी भी याद है कि दी HR प्लेज वेरी इम्पोर्टेंट रोल हियर, जहाँ पे वो आपको ग्रूम करते हैं, दे गिव यू बडी सिस्टम। आजकल इंडस्ट्री में इट्स वेरी कॉमन टू गिव अ बडी सिस्टम, जहाँ पे आप जा सकते हो, बडी से बात कर सकते हो कि ये मेरा प्रॉब्लम्स है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा सोल्यूशन आप कैसे दे सकते हो, या फिर इफ़ यू आर फेसिंग समथिंग दे गिव यू सजेशन, दे गिव यू आइडियाज़ कि हम इस अपॉर्चुनिटी को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट वर्क फॉर मी एंड आई थिंक जो भी आएगा फ्यूचर में, लाइक न्यू इंजीनियर इफ कम टू द मार्केट, डेफिनेटली उनके लिए भी चैलेंज रहने वाला है। एंड सेकंड, टेक्निकल नॉलेज। आप देखते हो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज तो अचीव कर लिया, बट व्हेन यू कम टू एक्चुअली जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, आप जब प्रोसेस के साथ उसको काम करते हो, बहुत गैप आता है। आप इंजीनियरिंग में प्रोसेस के बारे में इतना नहीं सीखते हो, आप सीखते हो कि टेक्निकली ये चीज़ काम कैसे करेगी। बिल्कुल। एक अगर शाफ्ट घूम रहा है तो वो किस तरह घूमेगा, किस वेलोसिटी से घूमेगा, किस प्रेशर से घूमेगा, बट एक्चुअल में वो कैसे पूरे प्रोसेस में आता है वो आप नहीं सीखते हो। तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है एंड दैट कम्स अ टाइम मैनेजमेंट। आप 9 to 5 में आप बोलेंगे 8 घंटा में काम करके ये सब सीखना भी है,
डिलीवरीज भी करना है प्रोजेक्ट्स की, दैट इज नॉट पॉसिबल. यू हैव टू पुश योर सेल्फ थोड़ा सा, नॉट वेरी मच. आप बोलते हो वर्क लाइफ बैलेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा एज अ इनिशियल स्टेज. दैट वर्क फॉर मी एक्चुअली. मैंने थोड़ा सा पुश किया लर्निंग स्टेज के ऊपर, बिकॉज एक साल इफ आई इन्वेस्ट ऑन लर्निंग, डेफिनेटली नेक्स्ट 3 years विल बी बेनिफिशियल फॉर मी. सो या, दैट्स हाउ आई बिलीव that will be important. First, a time management skill. Second, interaction and intercommunication skill. That is very most important in the industry, and never stop asking help. If you ask to people for the help, they will help you. Otherwise, they will be pre-assuming कि आपको सब पता है, आप तो कर ही लोगे. तो तीन गाइडेंस है मुझे लगता है. इंटरपर्सनल स्किल, हेल्प आप अप्रोच करो, एंड रेडी फॉर लर्निंग. आप रेडी फॉर लर्न होंगे, आपको सब सिखा देंगे. हाँ, एक अच्छी बात आपने की अभी कि आस्किंग फॉर हेल्प. तो स्टूडेंट फेज में होते हैं तो दोस्तों से हम लोग हेल्प मांग लेते हैं, लेकिन जब भी ग्रेजुएशन होता है तो स्टूडेंट नॉर्मली स्टूडेंट नहीं कह सकते, ग्रेजुएट्स एट द जीईटी लेवल दे फील वेरी शाय, हेजिटेंट कि हाँ किस तरीके से हम लोग Help हेल्प मांगे. मांगे. Yes. मांगना चाहिए, मतलब मांगना चाहिए, और कोई बुराई नहीं है. इफ यू आर स्टक समवेयर, से आई नीड अ हेल्प, because people are there for you. They are working for an organization, they are working for industry, they are working for you. Because अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर उनको उनका टास्क कैसे कंप्लीट होगा? अगर आप नहीं सीखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऊपर कैसे जाएगा? So definitely people are ready for helping you out. It is just need you to raise hand. Okay, I need your help. I am stuck here. So वो एक कल्चर पहले से आना चाहिए. That should be there within you कि आपको राइट टाइम पे राइट लोगों से हेल्प लेना है. Never ask too many help. फर्स्ट ट्राई टू लर्न योर सेल्फ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कितना उसमें बेटर कर सकता हूँ. अगर कहीं स्टक होते हो, डेफिनेटली यू कैन आस्क फॉर द हेल्प. सो दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल, ऑलवेज हेल्पफुल. जैसे मेरे भी करियर में मैंने कई बार आपके पास अप्रोच किया, कई बार मैंने अदर फैकल्टीज के पास अप्रोच किया कि मेरे लिए यहाँ पे हेल्प की नीड है. यू हेल्प मी आउट, अब मुझे आज उसका फ़ायदा है. सो आस्किंग हेल्प इज ऑलवेज बेनिफिशियल. उसी पॉइंट को थोड़ा सा और आगे आगे लेके चलते हैं. इनिशियल फेज में जब भी आप फ्रेश ग्रेजुएट करके किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो दो अलग अलग स्किल की रिक्वायरमेंट है. एक प्रोफेशनल स्किल जिसे हम लोग सॉफ्ट स्किल बोलेंगे, और दूसरा है टेक्निकल. तो इनिशियल फेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, टेक्निकल स्किल्स या फिर प्रोफेशनल स्किल्स? वेल, आई बिलीव ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होता है. आप देखा होगा कि अब मेरे साथ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्क करते हैं उनके लिए इनिशियली टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा मैटर करता है, बट एज ए मैकेनिकल इंजीनियर इट इज़ नॉट. क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो आप लर्न करते हो चीज़ें जैसे आप गो थ्रू करोगे. आपने एक प्रोजेक्ट किया, आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में पिछले प्रोजेक्ट का नॉलेज यूज़ करते हो. सो इट कीप्स ऑन एडिंग योर वैल्यूज़ एज अ मैकेनिकल इंजीनियर. इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए होता है आप प्रोफेशनली आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, हाउ यू कम अलोंग. आप जब एज अ फ्रेशर हो, आप अपने आप को वोकल कैसे करते हो. आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा यू आर पैशनेट टुवर्ड्स लर्निंग. आपको बताना पड़ेगा आप कितने वर्सेटाइल हो. सो ये जो मैं बोल रहा हूँ बताना पड़ेगा, दैट इज ऑल योर इंटरपर्सनल स्किल्स. आप अपने आप को डेलिबरेटली पुश करते हो आगे की तरफ कि ओके आई एम रेडी टू लर्न. बिकॉज इंडस्ट्री में दे आर ट्रीटिंग यू एज अ चाइल्ड कि आप नए हो, आपको कुछ भी पता नहीं. दे विल बी गिविंग यू ऑल नॉलेज ऑफ प्रोसेस, दे विल बी गिविंग यू नॉलेज ऑफ टेक्निकल बैकग्राउंड कि इनका प्रोडक्ट काम कैसे करता है. इंजीनियरिंग में आप हर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हो, आप शाफ्ट के बारे में पढ़ते हो, आप टर्बाइंस के बारे में पढ़ते हो, आप थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हो. बट आप जब इंजीनियरिंग का नॉलेज यूज़ करके आप जब काम करते हो, आप एक प्री डिफाइंड प्रोडक्ट के लिए काम करते हो. मान लो मैंने कंप्रेसर के लिए काम किया. सो जब आप आते हो तो आपको इंटरपर्सनल स्किल पे ज़्यादा लोग देखते हैं. हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल, हाउ यू आर स्टोरिंग द नॉलेज. आप डेटा को कैसे स्टोर करते हो, आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो, आप प्रोजेक्ट में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो. आपके पास अगर 8 घंटे का एक प्रोजेक्ट है, हाउ यू कैन डू इन 6 hours, दैट कैन बी ईजी टारगेट फॉर यू. सो रादर देन आप टेक्निकल फोकस करने से बेटर है आप अगर इंटरपर्सनल स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे. टेक्निकल नॉलेज आपको डेफिनेटली प्रोजेक्ट वाइज आता ही जाएगा. बिकॉज इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशली मैं बोलूँगा कि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग ऑन द प्रोजेक्ट्स. आप एक प्रोजेक्ट में शाफ्ट डिज़ाइन कर दियो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप ऑलरेडी मास्टर हो चुके होंगे. सो यू कीप ऑन एडिंग योर टेक्निकल नॉलेज एज ऑन यू गो. बट इंटरपर्सनल स्किल अगर आप पहले ही लेकर आते हो, इट विल बी एडेड एडवांटेज फॉर यू. थोड़ा सा एक पर्सनल सीक्रेट भी जानना चाहते हैं कि आपने 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज में अभी काम किया है. तो ये सीक्रेट क्या है कि अगर एक अच्छी कंपनी में जॉब मुझे चाहिए तो इंटरव्यू को क्रैक करना है, किस तरीके से कर सकते सर मैं बनिया वाला लैंग्वेज बोलूँगा इसमें. जो बिल्कुल, दिखता है वो बिकता है सर. अगर आप अपने आप को दिखाते हो, मेरा रेज्यूमे भले ही 4 पेज का हो, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाला हूँ. जब आपसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि डिफाइन योर सेल्फ और से मी अबाउट योर सेल्फ, दे सी योर कॉन्फिडेंस. आपकी आंखों में देखेंगे, आप बोलेंगे आई हैव डन दिस, आप बोलते जाओगे, बट दे विल नॉट सी कि आप कितना बोल रहे हो. वो देखेंगे कि आप कितना क्वालिटी बोल रहे हो, आप कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो. अगर मेरे पास रोबोटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं था, स्टिल आई हैव क्रैक द 5 इंटरव्यू राउंड.
और जब मेरा राउंड क्लियर हुआ, मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, सर मेरा कंप्रेसर बैकग्राउंड से हाउ विल आई बेनिफिट फॉर यू। उन्होंने मुझे बोला कि वी आर लर्निंग एवरी फेज पे, हम सीखते रहते हैं, वी लव योर कॉन्फिडेंस। सो आप जब इंटरव्यू क्रैक करते हो, आप अपने आप को प्रेजेंट करो, आप अपने आप को सामने रखो कि यू आर अ गाय हु कैन कंट्रीब्यूट इन अ वर्सिटैलिटी। लोग आपको देखेंगे कि आपके पास भले ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उनके लिए सूटेबल चीज़ें क्या है, आप उनके ऊपर काम करो। जैसे आप देखते हो इंटरव्यूज़ के जाते समय आप बैकग्राउंड पढ़ के जाओ कि कंपनी की डिमांड क्या है, और इस डिमांड में आप अपने आप को सूट कैसे कर सकते हो। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है वेन एवर यू आर अप्रोचिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यूज़ में, कि हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। उनके जेडीज पढ़ो, उनके जेडीज में से हाउ यू कैन यूटिलाइज योर नॉलेज। आपके पास डेफिनेटली एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होगा, बट हाउ यू कैन ट्वीक योर सेल्फ उनके रोल्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। इसलिए मेरा वो एक हमेशा रहता है कि आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करो, बाकी सब तो हो ही जाएगा। Never, Confidence yes, matters a lot. confidence matters a lot. Yes. And confidence comes when you perform the company also. Yes, it always, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंटली जाते हो तो कंपनी की एक्सपेक्टेशंस भी होती है कि आपसे वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, आउटकम तो आना ही चाहिए। आप भले ही कॉन्फिडेंस में बोल लो कि यार मुझे तो ये भी आता है वो भी आता है, बट जब परफॉर्मेंस की बात आती है, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू सी हाउ यू आर परफॉर्मिंग, हाउ यू आर अप्रोचेबल। अभी रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन में आई रिमेंबर लास्ट हमारा जो फीडबैक फॉर्म हुआ था, उसमें दे वर डिस्कसिंग कि इंडिविजुअली किसके ट्रेड्स क्या है, किसके स्ट्रेंथ्स क्या है। सो फॉर मी दे वर लाइक यू आर वेरी पॉजिटिव, यू आर ऑलवेज अप्रोचेबल, यू आर ऑलवेज कीन टुवर्ड्स लर्निंग। सो आप अपने ट्रेड्स को लोगों के सामने शो करते हो विथ योर परफॉर्मेंस। आप डेफिनेटली परफॉर्म करोगे, परफॉर्मेंस डिले होगा दैट इज फाइन, बट यू हैव टू बी प्रोएक्टिव कि सर जी डिले हो रहा है, दिस इज नॉट वर्किंग आउट, लेट्स डू समथिंग, लेट्स कोलैबोरेट, लेट्स have alternate option, let's have a plan B, let's, so if you're ready towards showing yourself कि okay I'm ready for this opportunity, I can do it, I will do it, I will take help, I will do anything for it to be done। जब आप बोलते हो to be done, people okay, thumbs up, you're good job, you're doing it well। So yeah, that's it what matters। So Great. I remember when you were a student in MIT Academy of Engineering, you were very active in Auto Sports Club, participation in Baha and many other activities. तो उस चीज़ का और ये जो आप प्रोफेशन में काम कर रहे हो, चाहे वो कंप्रेसर इंडस्ट्री हो, रोबोटिक्स हो, अंडर वाटर कुछ टेक्नोलॉजी हो, कहीं पे कुछ बेनिफिट मिला आपको? मिला है सर, डेफिनेटली मिला है। आपने जैसे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की, ऑटो स्पोर्ट्स क्लब, अदर इवेंट्स ऑल्सो, ऐसे ही बाहा ऑल्सो, इवन कॉलेज के इवेंट्स ऑल्सो, इन सब में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी चीज़ें मुझे यूटिलाइज हुई है। जब मैं आज अपने आप को देखता हूँ, आप देखोगे बाहा में वी वर वर्किंग एज अ टीम, दे वर ग्रुप ऑफ 25 पीपल फॉर दी Yes. वन व्हीकल। सो आप देखते हो कि आप एक गोल के लिए काम कर रहे हो और यू आर कोलैबोरेटिंग विद द 25 पीपल, 25 माइंड्स, 25 ब्रेनस्टॉर्मिंग, 25 डिबेट्स। आपके साथ ऑलरेडी एक इंटरेक्शन हो रहा है कि आप इंडस्ट्री में आने के पहले ही 25 लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो फॉर वन कॉज। आपने देखा होगा इंडस्ट्री का भी एक ही कॉज होता है, एक ही मिशन होता है, विजन भी एक ही होता है। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर दैट थिंग, कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज़ है, इसीलिए वी आर लर्निंग। अगर नहीं होती तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता कि हम वहाँ पे कैसे करेंगे। सेकेंड इंसिडेंट, हमारे जो कॉलेज के एनुअल इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स भी होते हैं, वहाँ पे कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस भी होते हैं। वहाँ पे जैसे आपने बोला स्टूडेंट ऑफ द ईयर का मुझे जब अवार्ड मिला, उन्होंने मुझे गो थ्रू किया कि आप किस किस फील्ड में बेस्ट हो या किस किस फील्ड में आप अच्छा कर रहे हो। तो वो तभी मुझे पॉसिबल हुआ जब मैंने हर जगह पे काम किया। मैं ऑब्वियसली स्टूडियस था ही, मैं पढ़ता बहुत था। अपार्ट फ्रॉम इट, जो अलग इवेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट के इवेंट्स होते हैं, वो सब चीज़ों का बेनिफिट मुझे आज भी हो रहा है, बिकॉज आई एम मैनेजिंग पीपल। मेरे अंडर 2 लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको वर्कलोड भी देता हूँ, मैं उनसे काम करवा के भी लेता हूँ, रिव्यूज़ भी करता हूँ। सो ये जो इंटरेक्शन वाला पार्ट है वो मुझे हेल्प हुआ है। ऐसे ही बाहर में जो मनी मैनेजमेंट का काम होता था, फाइनेंशियली कैसे प्रोडक्ट को बेस्ट बनाना है, आपके पास एक बजट दे दिया है और कॉलेज इज सपोर्टिंग फॉर द बजट, दैट इज ओके, बट आपको पैसा भी तो बचाना है। यू कैन नॉट इन्वेस्ट एवरीथिंग ऑन दी व्हीकल। सो मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट वहाँ से सीखने मिला मुझे। डॉक्यूमेंटेशन, आज तक मुझे उस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है। एक एक जो फाइनेंशियल हमारे ट्रांजेक्शंस होते थे इवेंट के लिए, उन सारे चीज़ों को डॉक्यूमेंट कैसे करना है, और उस डॉक्यूमेंट से मैंने रिस्क एनालिसिस सीखा। जब मेरा थोड़ा हमारा कैलकुलेशन शीट थोड़ा रॉन्ग हो गया था, तो वी स्टार्टेड लर्निंग रिस्क मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं आज भी मैं उस चीज़ को यूटिलाइज कर रहा हूँ। जो मेरा एक्सेल शीट का जो पार्ट है, दैट इज़ वेरी गुड, आई डू वेरी गुड मैनेजमेंट इन एक्सेल पार्ट। वो मुझे कॉलेज से ही आया, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड लर्निंग दोज थिंग इन कॉलेज लाइफ एंड नाउ इट इज़ हेल्पिंग मी आउट। और वही चीज़ मैं आगे लोगों को भी सिखाता हूँ। आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद पीपल, आई एम डेलीगेटिंग द सेम थिंग टू देम। सो या। तो MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग से जब आप पास आउट हो रहे थे, तो आपको जो अवार्ड मिला था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बेस्ट आउट गोइंग स्टूडेंट, इनफैक्ट ऑल राउंडर स्टूडेंट, तो आपने कुछ टिप्स तो बताई,
तो और मैं जानना चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स को ये सपना देखना है कि जाते जाते इस कॉलेज से ग्रेजुएट होते होते मुझे माएस्ट्रो लेना है, हाँ। या फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर, या फिर कोई भी एक ऐसी अवार्ड लेना है, हम्म। तो शुरुआत उन्होंने कहाँ से करनी है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या कौन से टूल्स या फिर कौन सा अप्रोच से उन्हें आगे बढ़ना है? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट ईयर में जब हम आते हैं तो हमारा ऐसा होता है कि अभी तो इंजीनियरिंग में आए हैं, पहला साल है, क्या कर लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा एंजॉय मतलब करते इंजॉय हैं। कर लेते हैं, चिल रहते हैं। बट प्रॉब्लम्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। हमको एमआईटी का एक बहुत बेस्ट पार्ट है कि जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर के, दे वर इन्वाइटिंग देम फॉर द न्यू फ्रेशर्स कि आप उनके सामने बताओ कि हाउ इट वाज देयर, आपका एक्सपीरियंस बताओ। सो फॉर मी दैट स्पार्क केम फ्रॉम देयर कि जो टॉपर था उसने आके बोला कि आई हैव टॉप्ड इन द इंजीनियरिंग एंड फर्स्ट ईयर में टॉप किया, एंड देन ही स्टार्टेड टू डिलीवर अबाउट हिज एक्सपीरियंस। वहाँ से स्पार्क आया, एंड देन आई रियलाइज कि ओके, इफ ही इज डूइंग एंड ही इज गिविंग अ स्पीच, व्हाई कैन नॉट आई कम नेक्स्ट ईयर एंड आई गिव अ स्पीच कि मैंने टॉप किया है, एंड यू गाइज यू नो यूज द थिंग्स फॉर एज मेरा एक्सपीरियंस आप यूज़ करो। तो वहाँ से मुझे एक स्पार्क आया, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर कॉलेज सपोर्ट करता है, इफ़ दे आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो एज अ माइस्ट्रो, बहुत बड़ा एक ट्रॉफी होता है। आप इतने सारे स्टूडेंट्स में जहाँ पे आप हर डिपार्टमेंट के साथ कम्पीट कर रहे हो, नॉट जस्ट विद द मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बिल्कुल, लोगों के साथ, बिल्कुल। आप कॉम के साथ भी ये कर रहे हो, टफ फाइट दे रहे हो कि आप बेस्ट हो, आप सिविल के साथ, हर फील्ड के साथ आप कम्पीट कर रहे हो कि यू आर द माइस्ट्रो। मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैंने आज फर्स्ट ईयर में काम नहीं किया तो इन द फोर्थ ईयर मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर से ही, अपने आप को ओपन कर दिया कि ओके, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, इफ एनी फैकल्टी सेज के वी आर गोइंग फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, वी आर गोइंग फॉर सम एग्जीबिशंस, सो आई वाज लाइक ओके सर, आई एम रेडी, आई विल कम सर, आई विल हेल्प, आई विल डू। सो कीप योर सेल्फ रेडी। वहाँ से मेरा एक फेज स्टार्ट हुआ लोगों से इंटरेक्शन। सो आप देखो, मैंने आपको बोला कि आज मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सो हाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर ओनली, जहाँ पे मुझे फैकल्टीज़ ने खुद पुश किया कि नूर, गो फॉरवर्ड, डिलीवर इट, प्रेजेंट इट। क्लासेस में भी हमारे लेक्चर्स जब होते थे तो आई रिमेंबर कि हमको जानबूझ के पुश किया जाता था कि यू कम फॉरवर्ड एंड यू डिलीवर दिस थिंग। तो ये चीज़ें मुझे माइस्ट्रो में हेल्प हुई है। आप मुझे आज भी इंटरव्यू याद है, देवर 10-15 पैनल्स ऑफ फैकल्टीज, दे वर आस्किंग मी रैपिड क्वेश्चंस कि तुमने यहाँ पे क्या काम किया है। आई वाज लाइक सर, ये तो मैंने किया है, ये तो आपके साथ ही किया है सर, ये प्रोजेक्ट, अरे ये प्रोजेक्ट भी मैंने आपके साथ किया। सो हाउ इट वेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, यू पुश योर सेल्फ। सेकेंड ईयर में आने के बाद जब आप इंजीनियरिंग में अपने ब्रांच में आ जाते हो, देन आप थोड़ा सा घबराते भी हो कि अब तो टेक्निकल नॉलेज सीखना है। वहाँ पे थोड़ा आप सेटबैक हो जाते हो, बिकॉज आपको टेक्निकली कंप्लीट जंप मिलता है। फर्स्ट ईयर इज कम्प्लीटली आप बेसिक सीखते हो पूरा इंजीनियरिंग का, ऑल ब्रांचेस का। जब सेकेंड ईयर में आते हो तो थोड़ा सा पीछे पुश होता है, बिकॉज आप पूरा टेक्निकली बैकग्राउंड में आ गए हो आपके फील्ड के हिसाब से। सो डोंट रेस्ट। मैं ऑनेस्टली सजेस्ट करूँगा कि डोंट रेस्ट, ट्राई टू फोकस ऑन जो मार्केट में नीड है। अगर आज मार्केट में AIML का नीड है, लर्न इन सेकेंड ईयर इटसेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप प्रोग्रामिंग में वीक हो, लर्न इन सेकेंड ईयर इटसेल्फ, बिकॉज फोर्थ ईयर में यू वोंट गेट अ टाइम। थर्ड ईयर एंड आते आते यू वोंट गेट अ टाइम टू लर्न एनीथिंग। इफ एनी कॉम्पिटिशन इज गोइंग ऑन, यू बी प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैट कॉम्पिटिशन। अगर आपके सुपरा हो रहा है, बाहा हो रहा है, रोबोटिक्स, आई विल एडमायर कि हमारे कॉलेज के रोबोटिक्स इवेंट्स होते हैं, दे डू फंडामेंटली वेरी गुड जॉब, ब्रिलियंटली गुड जॉब। वहाँ पे जाके आप सीखो हाउ दैट रोबोट वर्क्स। if you're not going, if you're not participating, how will you learn? So that's what my takeaway। जो आपने 4 साल का जर्नी है, live it, perform your best, interact, get through it and get done it। otherwise फिर आपको माइस्ट्रो का चांस, you should not dream of it if you बिल्कुल, cannot achieve it। करेक्ट, करेक्ट, Yeah। बिल्कुल सही है। आपने बात की थी कोडिंग या प्रोग्रामिंग की, तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ कंप्यूटर या फिर आईटी या उस इंजीनियर को ही नहीं करना है, तो मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल, केमिकल, कोई भी इंजीनियरिंग का ब्रांच हो तो उनको वो ज़रूरी है। yes तो आपको क्या लगता है, इंडस्ट्री में अभी भी ज़रूरत है कोडिंग, प्रोग्रामिंग? सर, आई एम लर्निंग इट, क्योंकि मेरा रोल ही है जहाँ पे आप कोडिंग करते हो, आप पाइथन सीखते हो, नॉट नेसेसरीली पाइथन, आप दूसरे लैंग्वेजेस भी है। वाई कोडिंग इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ शिफ्टिंग टू AI, everything is shifting to automation। Automation never comes only mechanically, it comes with a tweak of software, it comes of addition of ITs, electronics। so आपको इन सब चीज़ों को एक सिंक में लाने के लिए कोडिंग इज रिक्वायर्ड। इट इज़ मैंडेटरी नाउ, यू कैन नॉट स्किप इट। इफ यू स्किप इट, पीपल विल स्किप यू। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड आई एम लर्निंग इट। पाइथन का मैं थोड़ा कोर्स सीख रहा हूँ अभी, ऑल्सो C++ भी मैं थोड़ा सीख रहा हूँ। सो इफ यू स्टॉप लर्निंग, पीपल विल स्टॉप यू। दैट इज व्हाट आई बिलीव। So that is a need, you have to learn it। Absolutely right. So it is not only about stopping, and then again we should think about progressing ourselves Yes। also। तो आगे बढ़ना है, Yes। इस धारा के साथ बहना है, तो Yes। सीखना तो पड़ेगा ही। Yes, yes।
यू हैव टू ब्रिज योर सेल्फ, आपको ऊपर कैसे कैसे जाना है, यू हैव टू ऐड द थिंग्स अप, आपको कोर्सेज सीखना पड़ेगा, आपका नीड क्या है इंडस्ट्री का। अगर आप कंप्रेसर, अगर मैं मान लो आज कंप्रेसर में काम करता, आई वॉज थिंकिंग फॉर PhD इन कंप्रेसर फ्रॉम सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन, बट आई हैव स्टॉप माई सेल्फ कि ठीक है कंप्रेसर में करना है क्या मुझे आगे करियर, अगर नहीं करना है तो व्हाट इज एन अदर ऑप्शन फॉर मी। देन आई स्टार्टेड लर्निंग PMP कोर्सेज, सिक्स सिग्मा। तो कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मैं अपने आप के अंदर इन्वॉल्व कर सकता हूँ। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, इफ यू डोंट बी प्रोएक्टिव, आप you will be stucking on the same position for several years, for several time, and then you will get retired. So if you are aiming for certain position, you have to work on that path. आपको क्या क्या add-ons करना पड़ेगा, you have to be very quick, because there are lakhs of people who are working for same position, and if you have to be best, you have to perform best. That's what I believe. ग्रेजुएशन के बाद में आपने बोला कि आप कोडिंग सीख रहे हो, PMP है, सिक्स सिग्मा है, बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे हो। सिक्स सिग्मा के ऊपर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सच में इंडस्ट्री में सिक्स सिग्मा की ज़रूरत है क्या, और अगर है तो वो कौन से फील्ड में, परचेस में है, डिज़ाइन में है, रिसर्च में है, कहाँ पर एग्जैक्टली? सर सिक्स सिग्मा अगर मैं बात करूँ तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग द स्टफ विथ करेक्ट डेटा। आपके पास रीजनिंग होना चाहिए। इफ समथिंग इज फेलिंग, इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, यू इम्प्लीमेंट अ प्रोसेस। सो सिक्स सिग्मा इज ऑल अबाउट प्रोसेस। हर इंडस्ट्री आज की, चाहे वो IT हो, चाहे वो कॉम्प हो, चाहे मैकेनिकल, सिविल, एवरीवेयर दी सिक्स सिग्मा इज वर्किंग आउट, बिकॉज सिक्स सिग्मा टीच यू अ प्रोसेस लाइनिंग। आप इस प्रोसेस को इस तरह से काम करना है। अगर आपका एक कंपोनेंट फेल होता है तो लेट्स से नॉट मैकेनिकल, लेट्स से सिविल इंजीनियरिंग में अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो यू डेफिनेटली गो ऑन अ रिस्क मैनेजमेंट, राइट? एंड दैट रिस्क मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ सिक्स सिग्मा. It is not, it is not an individual term, right? So Six Sigma teaches you everything about quality, how you're performing well, how you're doing a job. So not just mechanical industry, but everywhere, every process. R&D में भी आप Six Sigma सीखते हो, आप purchasing में भी Six Sigma अप्लाई करते हो, आप even finance में आप Six Sigma अप्लाई करते हो. You won't believe it. The finance people जब मैच करते हैं उनके बैलेंस शीट, they actually see the risk analysis. So that is part of Six Sigma. So that is a mandatory requirement if you're if you want to go to the VP position, you have to be the Six Sigma expert. तो इनिशियल लेवल पे ग्रीन बेल्ट किया तो चल चल सकता है, सकता है. Yellow belt is also fine. येलो Yes. बेल्ट इज आल्सो फाइन। Yes, yes, yes. बाद में आगे चल के वी कैन थिंक ऑफ Develop it off. ब्लैक Yes. बेल्ट आल्सो। Yes, yes, yes. So as on you go up and up, you will start learning process में. आप जैसे let's say if you become general manager of the organization, आप definitely operations के बारे में more focused होंगे. As your need, you will learn the excel in that particular role. आप सिक्स सिग्मा के अदर रोल्स के लिए फिर आप अप्लाई करोगे या वो सीखने का ट्राई करोगे, हाउ कैन यू इम्प्रूव द प्रोसेस इन बेटर वे. सो एज योर रोल गोज अप, द एक्सीलेंस बेल्ट विल गोज अप. सो यू हैव टू कीप इम्प्रूव योर सेल्फ. मैकेनिकल इंजीनियर्स नॉर्मली सोचते हैं, सपने में भी आते हैं उनके कि मैं डिज़ाइन इंजीनियर ही बनूंगा, और उसी कारण वो अलग अलग सॉफ्टवेयर भी सीखते रहते हैं। कोई Yes. सीखेगा मैं क्रियो सीखना है, कोई बोलेगा नहीं ऑटोकैड इज ऑल्सो सफिशिएंट, फ्यूजन 360 भी चलता है, डिफरेंट अप्रोचेस आर देयर। कोई बोलेगा Yes. हाँ मैं कटिया इज गुड इनफ फॉर मी। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दिस इंजीनियर्स शुड लर्न ड्यूरिंग देयर academics and after the academics also? Okay. If I am speaking about only design perspective, only two softwares are required: AutoCAD and any one of the 3D modeling tool. If you know CATIA, do best in CATIA, because interface is only changing. Rest all the commands, the operation, the working principle is same. So if you're learning multiple softwares, आपने अब मेरे केस में ऐसा है कि मैंने almost I have learned 4 softwares. CATIA भी आता है, क्रियो आता है, इन्वेंटर आता है. So मुझे नीड इसलिए आया बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी मैनेजिंग द स्टफ. अगर मैं उस टाइम पर लर्निंग के लिए टाइम इन्वेस्ट करता अलग से, तो मेरे लिए डिफिकल्ट होता वो काम को मैनेज करना. बट इफ़ यू आर एज अ फ्रेशर, अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हो, यू लर्न ओनली वन सॉफ्टवेयर. आप अगर कटिया सीख रहे हो, कटिया में बेस्ट सीखो आप. गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट अप. वाई AutoCAD इज नीडेड? बिकॉज एवरी इंडस्ट्री हैव अ AutoCAD. दे डू हैव अ ऑटोमेशन जो हमारा कटिया में ऑलरेडी होता है ड्राइंग बनाने का, बट स्टिल दे आर यूजिंग AutoCAD बिकॉज इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, इट इज़ यूज यूनिवर्सली. तो वो एक मैंडेटरी हो जाता है, आपको AutoCAD आना चाहिए. अदर देन दैट आप कोई भी 3D सॉफ्टवेयर सीख लो, इट इज़ इनफ फॉर यू. बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एक्सपीरियंस वाइज आप जाते हो, तो यू ट्राई टू हैव अ टच ऑफ एवरी सॉफ्टवेयर, बिकॉज आपको हर इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा. इफ़ यू आर जॉइनिंग, लेट्स से आप आज इफ़ यू जॉइन एटलास कॉपको, दे हैव एवरी सॉफ्टवेयर. हर सॉफ्टवेयर का रोल अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग जगह पे होता है. इफ़ यू जॉइनिंग डिजाइन टीम इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, दे विल गिव यू क्रियो. If you join in screw compressor, they will give you 3D experience CATIA version. So interfaces are changing, but the fundamental principle remains same. So learn one software, learn it best. एक और
मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स में होती है जब वो इंजीनियरिंग करते हैं। हम्म, उनका एक सोच ऐसा होता है कि चलो मैंने एक सॉफ्टवेयर सीख लिया, डिज़ाइनिंग का, एक मॉडलिंग का सीख लिया, एक एनालिसिस का भी सीख लिया, हम्म, तो मैं डिज़ाइन इंजीनियर बन सकता हूँ। तो हम उनको बोलते हैं कि नहीं, डिज़ाइन इंजीनियर इज समथिंग नॉट लाइक दैट। यस, सॉफ्टवेयर इज ओनली अ टूल। तो उसके यस, साथ में आपको मटेरियल्स है, यस, कंट्रोल सिस्टम्स है, ऑटोमेशन है, हम्म, सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, हम्म, इंक्लूडिंग मशीन डिज़ाइन एग्री, फंडामेंटल्स। तो एग्री। एग्जैक्टली इंडस्ट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बीइंग टू बी अ डिज़ाइन इंजीनियर? सर सबसे पहले यू हैव टू बी क्यूरियस, यू हैव टू आस्क योर क्वेश्चन, मैं ये डिज़ाइन कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट, व्हाई इट इज़ नीडेड, वेयर इट इज़ गोइंग टू बी यूज, व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ इट। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने उठाया सॉफ्टवेयर, आपने मॉडलिंग कर दिया, ओ दिस इज़ वर्किंग, दिस इज़ लुकिंग गुड। नहीं, यू हैव टू गो इन डीप। आपको उसका थिकनेस कहाँ से आ रहा है, वाई यू आर गिविंग दैट थिकनेस से स्टार्ट करना होगा, वाई दैट फंडामेंटल लेंथ एंड डायमेंशन इज कमिंग। आप जब उसको डिराइव करने का स्टार्ट करोगे, दैट इज एक्चुअली डिजाइनिंग। डिजाइनिंग इज नॉट अबाउट जस्ट मॉडलिंग इट एंड देन पुशिंग अप फॉर द रिलीज एंड देन मैन्युफैक्चरिंग। डिजाइन इज ऑल अबाउट थिंकिंग बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। यू आर थिंकिंग कि इसको मैन्युफैक्चर कैसे करना है, इसको परचेसिंग में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर आप एक बेसिक क्वेश्चन में अगर पूछूं इंजीनियर्स को कि हाउ यू डिजाइन दी M12 का बोल्ट का सिलेक्शन, हाउ यू चूजिंग कि आपको M12 का बोल्ट यूज करना है, व्हाट दे विल थिंक कि उसमें शेयर क्या आ रहा है। दे हैव टू थिंक कि वो बोल्ट जहाँ बैठेगा उसका सफिशिएंट लेंथ कितना होना चाहिए, इंगेजमेंट कितना होना चाहिए, टाइटिंग टॉक कितना होना चाहिए, जब मैं उसको ब्रेक होगा तो फर्स्ट ब्रेकिंग पार्ट। सो यू हैव टू गो ऑन डिटेलिंग्स देम, एंड जब आप डिटेलिंग कंप्लीट हो जाएगा तब आप सॉफ्टवेयर पे आते हो। ओके, माय आइडिया इज लाइक दिस, मैंने ये एक सोचा है, मेरे कैलकुलेशन से ये चीज़ें एनालिसिस में आ रही है, मेरा ये सेफ कंडीशन है विद अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये सब 95% काम होने के बाद आप आते हो 5%, दैट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडलिंग। Only 5% is product modeling. Rest 95% is the background, which start from your brainstorming. You conceptualize it, you analyze it, you calculate it, then you do FEA, then you reform। जो आपने पीछे अगर कुछ फेल हो रहा है तो आपको फिर से ये सिस्टम पूरा री गो थ्रू करना पड़ेगा, एंड देन फाइनली इट कम्स एज अ मॉडलिंग। फिर आप उसको रिलीज करते हो, ड्राइंग करते हो, दैट इज अ 5% पार्ट, बट द 95% इज हिडन, जो यूजुअली एज अ फ्रेशर किसी को दिखता नहीं है। वी ऑलवेज थिंक कि engineering, design engineering is about modeling. So it is not. It is about designing it before modeling. 100 बच्चों को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ केस स्टडी। Hmm. 100 स्टूडेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आउट ऑफ विच 95 स्टूडेंट्स आर ड्रीमिंग कि दे आर ओनली गोइंग टू बिकम अ डिजाइन इंजीनियर। Hmm. 95 में से 5 अगर डिजाइन इंजीनियर बन गए तो बाकी बचे जो 90 है उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है फिर इंडस्ट्री में? Okay. I was part of that 95% जो आपने बोला कि सोचते थे कि डिज़ाइन करेंगे। इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग। इफ़ यू सी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देर आर प्लेंटी ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डिज़ाइन उसका आई वुड से 5 to 10% रेंज में आता है, बट देर आर अदर थिंग्स लाइक से अगर मैं आपको पूछता हूँ कि इफ़ यू डिज़ाइनिंग कंप्रेसर, उस कंप्रेसर को मार्केट में लाने के लिए क्या क्या फील्ड आ सकती है। द फर्स्ट थिंग इज़ द ऑर्डर रिक्वायरमेंट, दैट्स कम फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग। सेकेंड कम्स उसका स्टडी प्रपोजल कॉस्टिंग देने के लिए, सो द प्रपोजल इंजीनियरिंग कम्स इन पिक्चर। थर्ड आता है डिज़ाइनिंग, फोर्थ आता है परचेजिंग, देन आपका आता है ऑपरेशंस, आपका आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली लाइन, फाइनेंस, HR। सो आप देखो देर आर सेवरल फील्ड्स इन द इंडस्ट्री, नॉट जस्ट डिज़ाइन। आप हर एज अ इंजीनियर मैं जब काम करता हूँ तो मैं या एज अ फ्रेशर जब मैं आता हूँ तो मुझे सिर्फ दिखता है कि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मुझे डिज़ाइनिंग करना है, बट दैट इज़ नॉट एन एक्चुअल केस। इफ़ यू सी इंडस्ट्री इज ओपन फॉर एवरीथिंग। आप इफ़ यू आर बेस्ट इन ऑपरेशंस, यू गो फॉर ऑपरेशंस। आप ऑपरेशन में जाके पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो। डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ फॉर डिज़ाइनिंग ओनली कि आपको R&D में ही काम करना है या आपको डिज़ाइन या D&D में ही काम करना है। देर आर मैन्युफैक्चरिंग, देर इज प्रोडक्शन। आपका भी एक्सपीरियंस प्रोडक्शन का आपने बताया मुझे पहले बिल्कुल। कि आपका प्रोडक्शन का 8 साल एक्सपीरियंस मैंने है। प्रोडक्शन में 8 काम साल, किया। दैट इज अ ह्यूज टाइम। और 8 साल मुझे आज भी पता है कि आपका उसको डेफिनेटली हेल्प हुआ है। यूर बिल्कुल। टीचिंग पीपल एज पर योर बेस एक्सपीरियंस। तो जब मैं देखूंगा इफ आई रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ फॉर डिजाइन, हाउ विल आई एक्सप्लोर अदर फील्ड। देर आर सेल्स एंड मार्केटिंग, मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में काम किया है 1 साल। देर इज पब्लिसिटी मार्केटिंग ऑल्सो इन इंडस्ट्री। दे पेज यू वेल, दे यूज योर जो आपका एक्सपर्टाइज है। इफ यू आर बेस्ट इन स्पीकिंग स्किल, go for marketing. If you're best in selling skill, go for purchasing. I would not say sales and marketing again. I would say purchasing, because they negotiate with the vendors. They do costing. So you explore yourself as a mechanical engineer in everywhere. If you're restricting to yourself to design, you won't be progressive towards a goal. Let's say if you want to become VP in let's say 15 years, आप पहुंचोगे कैसे अगर आप डिजाइन इंजीनियर का ही सोचोगे? You have to be expertise in every field of the organization. So yeah, that is mandatory. ग्रेट।
तो आप मुझे बताइए कि आपका जर्नी है पिछले 7 साल से आपने अलग अलग इंडस्ट्री में किया है, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे फेल्यूर स्टोरी है और जैसे आपने उस फेल्यूर स्टोरी से कुछ सीख लिया, छोटी हो सकते हैं बिल्कुल। सो बहुत सारे अच्छा। जब मैंने पहला कंप्रेसर डिज़ाइन किया था, दैट वाज मिड रेंज कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर में ही, और उसका टेस्टिंग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही होता था, बिकॉज एज ए एनपीडी आप कर रहे हो। अब मैंने कंप्रेसर डिज़ाइन कर लिया, कैलकुलेशन का थॉट भी सब कुछ चेक कर लिया, गो थ्रू कर लिया, एंड जब फैक्ट्री में मैंने मशीन स्टार्ट करने का बटन दबाया ऐसा, एंड वो कंप्रेसर सीज हो गया। अब वो ओह। कंप्रेसर का कॉस्टिंग है 7 लाख रुपए, और मैं ऐसा बैठा हूँ कॉर्नर में कि ये क्या हो गया, मतलब 7 लाख पानी में गए। मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब मुझे एमडी को आंसर करना है कि दिस हैव फेल्ड, अब इसका कंप्रेसर सीज हो गया, रीज़न क्या है। एज अ फ्रेशर जब मैं नया कंप्रेसर पे काम कर रहा हूँ, मेरे लिए डेफिनेटली ये चैलेंजिंग ही था कि मैं यहाँ पे फेल हो चुका हूँ, अब तो ये काम नहीं कर रहा है। देन आई रियलाइज कि काम नहीं कर रहा है, बट देयर मस्ट हैव बी अ रीज़न, ये सीज होने का कुछ तो रीज़न हुआ होगा। एंड आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ, मैंने आपको बोला कि सिक्स सिग्मा जैसे हेल्प करता है, तो आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ कि क्यों फेल हुआ, वाई इट फेल्ड, और जस्ट बटन दबाने पे स्टार्ट हुआ है, एंड देन वो सीज कैसे हो सकता है। एंड मैंने सारे सिस्टम चेक कर लिया हूँ, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, इलेक्ट्रॉनिकली भी जो कमांड्स है वो दिख रहे हैं मुझे। मैं वहाँ पे उस मशीन के पास डेली आता था, 8 घंटा बैठता था, देखता था क्या प्रॉब्लम है एज अ सीज कंडीशन में, कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो मैंने मिस तो नहीं किया। एंड देन आई रियलाइज कि जो इसको ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 20 से 25 दिन गया होगा, एंड देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चन कि ये तो फेल हो गया, ये तो फेल हो गया, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, एंड क्या इसका कापा है, इसका क्या करेक्टिव एक्शंस है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट गया, दैट इज़ अ सेकेंडरी पार्ट, बिकॉज हम उसको बता सकते हैं कि एज अ न्यू प्रोडक्ट में आपका फेल हुआ है, हम स्टिल वर्किंग है। बट व्हेन आई स्टार्ट मेकिंग आउट डेटा, जब मैंने डेटा पे काम किया तो मुझे पता चला कि जो मुझे ऑयल कैपेसिटी देना है मैं वो दिया ही नहीं हूँ प्रॉपर। सो मैंने रियलाइज़ किया कि कैलकुलेशन में मेरा मिस्टेक हुआ होगा, बट दैट केम बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन विद द पीपल, विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, ठीक है मेरा फेलियर हुआ है, बट स्टिल आई कैन गो टू पीपल, आई कैन कनेक्ट विद देम, उनका एक्सपर्टाइज में ले सकता हूँ। देव ऑल्सो केम टू कंप्रेसर कि ये फेल हुआ है, वाई इट फेल्ड, देव चेक एवरी पॉइंट। ऐसा गो थ्रू करते करते जब मल्टीपल ब्रेनस्टॉर्मिंग हुए तब मुझे रियलाइज हुआ कि दिस हैव फेल्ड। So I got a pat on back. Though it is failed, you can do better. And then in a month of span, it run very fast and we have launched it. So that failure taught me कि you don't have to give up. You have to be ready कि okay ये failure हुआ है मुझसे, I am ready for hearing the आपको सुनने को मिलेगा, आप ready रहो सुनने को, because आपने वहाँ पे गलती किया है, that is a mistake. The company is losing the money because of you. अगर आपने किया है तो okay accept it, but also give your best. आप उसको back through कैसे कर सकते हो, how can you fight back. सो वो मेरे लिए एक लर्निंग है कि नेवर गिव अप, फाइट बैक अप। जब आपको चांस आता है आप करो एंड सीखो, एंड यू विंस। या दैट वाज रिमेंबरेबल मेमोरी, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट कंप्रेसर दैट फेल्ड एंड लॉन्च अगेन इन अ मंथ ऑफ स्पैन। सो या, तो फेल्यूर से डरना नहीं, नहीं मतलब डरना है। फेल्यूर से सीखना है और आगे यस चलना है। यस यस, आप डरोगे तो आप करोगे ही नहीं काम, बिल्कुल। तो आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू आस्क पीपल, जैसे मैंने आपको बोला हेल्प के लिए पूछो। हम्म। तो ये जो अभी फ्रेश इंजीनियर्स है, ये तो सोचते हैं कि मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा, थोड़ा सा डर मन में रहता है कि आई मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल। तो कुछ स्टूडेंट्स का एक थॉट प्रोसेस होता है कि एक हायर एजुकेशन के लिए मैं इमीडिएटली मुझे जाना चाहिए, वो भी अब्रॉड जाना चाहिए, एमएस करना चाहिए या फिर एमटेक करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं 2-3 साल थोड़ा इंडस्ट्री में काम कर लूँ और फिर थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, थोड़ा सक्सेस, थोड़ा फेल्यूर, यस कुछ सीखेंगे, उसके बाद में फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ओपिनियन पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, बिकॉज मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा उससे मुझे एक अलग वे ऑफ थिंकिंग में बोल सकता हूँ या पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है। फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मास्टर्स का प्रिपरेशन करते हो तो आपको ऑलरेडी पता ही नहीं है कि आपने इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, हाउ द इंडस्ट्री यूजेज योर नॉलेज, हाउ थिंग्स वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ ऑपरेशन वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और आप बी करके आप डायरेक्टली एमएस के लिए चले जाते हो या फिर आप मास्टर्स के लिए चले जाते हो, तो आपने ऑलरेडी अपने आप को वो एक्सपोजर से इंटरेक्ट ही नहीं किया जिस एक्सपोजर में आप बाद में जाने वाले हो। आपने भले ही मान लो एग्जांपल, इफ़ यू गो फॉर द एमबीए इन लेट्स से ऑपरेशंस, आपको पता ही नहीं इंडस्ट्री में ऑपरेशन काम कैसे करता है, व्हाट हाउ वुड यू बेनिफिट और हाउ वुड यू लर्न एक्चुअली। आपने एमबीए तो कर लिया, बट जब आपको वापस देने की बात आएगी यू विल अगेन लर्न इट, बिकॉज इंडस्ट्री कैसे काम करता है आपको सीखना पड़ेगा। सो इन माई ओपिनियन व्हाट आई बिलीव इज, आप कंट्रीब्यूट करो 2 साल इंडस्ट्री में, आप देखो इंडस्ट्री काम कैसे करता है। एनी नॉलेज विच इज़
contributed by you, आप उसको कैसे एक्सेल कर सकते हो, एंड हाउ कैन यू यूज दैट एक्सेलेंस आप आगे मास्टर्स के लिए. राइट नाउ आई एम प्लानिंग फॉर MBA बिकॉज मुझे मैनेजमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है. अभी टेक्निकल आई कीप इट फॉर 5 years, नेक्स्ट 5 years, बट उसके बाद मैं डेफिनेटली आई विल गो फॉर द मैनेजमेंट. सो वेन यू वर्क इन द इंडस्ट्री यू विल गेट आइडिया कि आपको किस फील्ड में मास्टर्स करना है. आपको M.Tech करना है, अगर आप इफ़ यू आर लकी इनफ फॉर गो फॉर द कोर R&D, मास्टर्स इन R&D कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट क्या है. डोंट, बहुत सारे केसेस ऐसा है इन द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट ऑल्सो जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ. देर आर PhD पीपल, देर आर मास्टर पीपल, बट they don't know the industry culture, so still they are struggling to adapt because already उन्होंने बहुत सीख लिया है, तो उनको उस पैथ से यहाँ पे आने में टाइम लगता है. और उसी स्पैन में जो नीचे जो B वाला बंदा है या जो B वाला पर्सन ने जो B एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका होता है. सो वो जो गैप डिफरेंस होता है वो इसीलिए आता है बिकॉज यू डोंट हैव एन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. सो आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल जो मुझसे पूछते हैं, तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू से देम कि आप पहले जॉब का एक्सपीरियंस लीजिए 2 साल 1.5 साल, बट एटलीस्ट गेट इट. 6 महीने का इंटर्नशिप भी सफिशिएंट होता है, बट एटलीस्ट ट्राई टू हैव बी सफिशिएंट टाइम इन द इंडस्ट्री एंड अंडरस्टैंड इट. तो उससे थोड़ा मतलब जो आगे पढ़ेंगे उसका Yes. प्रैक्टिकल जो Yes. एप्लीकेशन है यस. उनके लिए उनको थोड़ा सा वो Yes. हेल्प हो सकता है. आप जब वापस आओगे MS करके, जब आप जॉब पे लगोगे, तो यू वोंट बी गेट अ डिफरेंट कि मैंने कुछ अलग सीखा है, मुझे कुछ अलग इम्प्लीमेंट करना है. तो यू विल बी ऑन द सेम पैच की जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है आपने ऑलरेडी जान लिया है, सीख लिया है, एंड अगेन नाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट. सो रादर देन गोइंग ग्राफ, यहाँ जाने से अच्छा आप यहाँ जाना प्रिफर्ड रहता है. ओके. बट पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस कि किसी का होता है कि आप मास्टर्स करके फिर आप आ जाओ बिकॉज यू विल अगेन person to person changes. So in my opinion, I would recommend to have an school of 2 years and then go for the masters. आई हैव टू आस्क यू अ डिफरेंट क्वेश्चन, एक अलग, कि MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में आपको भी पता है कि हम लोग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि आप रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए जाओ, कॉन्फ्रेंस में हम लोग उनको पार्टिसिपेशन के लिए सपोर्ट करते हैं. तो ये स्टूडेंट जब एज अ फ्रेश इंजीनियर्स इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको इंडस्ट्री में किस तरीके का सपोर्ट मिलता है ताकि वो आगे बढ़ सके, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सके, हायर एजुकेशन के लिए जा सके? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है. मैं इसका आंसर बहुत शॉर्ट में बताऊंगा. ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट यू एज अ देयर ओन किड. आपको वो हर चीज़ मिलेगी. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला मेरे पास 2 पेटेंट्स है. द इंटायर फंडिंग हैज़ बिन डन बाय किर्लोस्कर. 3 डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन है. द इंटायर फंडिंग हैज़ बिन डन बाय किर्लोस्कर. सो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि आपको सिर्फ कॉलेज में ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. इफ़ यू हैव सम आइडिया, इफ़ यू हैव कीन टुवर्ड्स लर्निंग, आपको लगता है कि आप पब्लिकेशन में पेपर पब्लिश कर सकते हो, आपको अगर कॉन्फ्रेंस जाना है, request them, HR will give you opportunity. If you want to learn some software, request them, they will give you an opportunity as far as it is linked towards the culture and linked towards the work profile. So you have to be open up for learning. You have to show yourself कि मुझे ये चीज़ में excel करना है. I'll give you an example of recent जो मेरा past experience है. There were 3 people who have done PhD from City University of London, which is almost 1 crore of amount which has been paid by organization. So you're not investing any money from your pocket. You're investing your time and the only लर्निंग एबिलिटी जो आप सीखना चाहते हो. इफ़ यू से टू द ऑर्गेनाइजेशन कि मुझे ये चीज़ सीखना है, मेरे लिए ये चीज़ बेटर है बिकॉज मैं ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह सपोर्ट कर पाऊंगा, चाहे वो पब्लिकेशन हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेज हो. आई नो फ्यू पीपल हु हैव बीन टू जर्मनी फ्रॉम द स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट फ्रॉम द कंपनी, जो जर्मनी जाके कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट किया एंड दे हैव स्टूड टॉप इन दैट कॉन्फ्रेंसेज. सो कंपनी यू गिव यू इनफ अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप अपने आप को पुश कर सकते हो टुवर्ड्स रिसर्च, towards innovation, towards patent, towards learning, masters. You spell out, they will do it for you. But the condition is you have to give yourself back. आपने जो सीखा है, आपने जो कंपनी से लिया है, आपको वो देना पड़ेगा. Without to and fro आप हाथ आगे बढ़ाओगे, they'll have to drop something, then you have to drop something. So वो interaction, वो correlation बहुत must है. But industry gives you an opportunity for higher education, higher learning, innovation and everything. The only thing is you have to knock the door. करेक्ट. एक और थोड़ा सा एक हटके क्वेश्चन है कि हम लोग एज अ प्रोफेसर स्टूडेंट्स को बोलते रहते हैं कि ऑन सोशल मीडिया यू हैव टू प्रमोट योरसेल्फ, स्पेशली ऑन लिंक्डइन. यस. तो कितना सपोर्ट मिलता है लिंक्डइन पे अगर आप खुद को प्रमोट करते हो, अपने सर्टिफिकेशंस को, अपने लर्निंग को, तो किस तरीके का बेनिफिट मिलेगा आगे? सर बहुत ज़्यादा मिलता है बिकॉज आपको मैं आज बताता हूँ. देर आर क्रोर्स ऑफ पीपल इन इंडिया, राइट? द पॉपुलेशन इज गोइंग हायर, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. सो एक ही प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनली अगर आपको रिप्रेजेंट करता है. लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ मैं लिंक्डइन का. पीपल आर वॉचिंग यू ऑन लिंक्डइन, हाउ यू परफॉर्म, व्हाट थिंग्स यू आर डूइंग.
मैंने कंप्रेसर जब फर्स्ट कंप्रेसर लॉन्च किया, आई पोस्टेड दैट, देयर वर प्लेंटी ऑफ पीपल हु हैव कमेंटेड ऑन दैट पोस्ट कि व्हाट वाज द नॉलेज. जब मैंने पेटेंट के बारे में अपना पब्लिश पोस्ट किया था कि दिस वाज अ पेटेंट, पीपल आस्क मी कि हाउ दैट आइडिया केम अप. सो यू गेट एन इंटरेक्शन, यू कनेक्ट विद द राइट पीपल. आपके पास अगर आज मैं आपसे लिंक्डइन पे कनेक्टेड हूँ, मुझे आपके पोस्ट देखने मिलता है कि आपने ये एक्टिविटीज़ की है, आप कहीं कॉन्फ्रेंस में गए थे. सो आई गेट इन टच ऑफ पीपल जो उस पोस्ट को लाइक किए होंगे या उस पोस्ट पे कमेंट किए होंगे, तो मुझे पता चलता है कि अच्छा ये फील्ड के पर्सन ये है. सो यू डेवलप योर नेटवर्किंग एंड दैट नेटवर्किंग हेल्प्स यू टू ग्रो नॉट जस्ट इन वन इंडस्ट्री बट यू कैन स्विच अप. आप रेफरल की बात करते हो, जॉब में रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. व्हेन यू बिल्डिंग अ कनेक्शन, आप किसी भी कंपनीज में रेफर करके आप अपने आप को वहाँ पे लेके जा सकते हो. सो व्हाई नॉट टू बिल्ड अ नेटवर्क. Networking is very important nowadays, and that is only can be done by the social media platforms. And That has to be done right from the student phase. Yes. So I've seen. Recently, I was there in MIT for one of the external examiner. I got a chance कि वहाँ पे मुझे आके check करने मिले. So I've seen people are really working on LinkedIn जो हम नहीं कर पाते थे उस time पे. College is also progressing towards representation. College is also working towards development of interpersonal skill. वो चीज़ें आज देखने मिल रही है एंड दैट इज़ हेल्पिंग आउट. और इसी तरह से लास्ट टाइम आई रिमेंबर MIT से किर्लोस्कर में, व्हेन आई वाज असिस्टेंट मैनेजर, इंटर्नशिप एक अपॉर्चुनिटी का चांस मिला था MIT में. पीपल हैव रियली डन वेरी वेल एंड बिकॉज ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन स्किल, MIT Kirloskar was ready to fund the entire progress in the project. So that only comes when you're representing yourself, and social media is no harm for it. You represent yourself, you get a chance, and you do the things. So that's what I believe. I know I've been speaking बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ, आपने मुझे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है, बट आई हैव अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज आई शुड ऑल्सो गेट अ फेयर चांस, राइट? कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूँ. यू सेड कि आपने इनिशियली प्रोडक्शन ज्वाइन किया, प्रोडक्शन के बाद आपने अदर फील्ड स्विच किया. सो वो जो 8 साल का आपका प्रोडक्शन पीरियड था एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, आपके दिमाग में क्या थॉट था? अब आप तो एज अ प्रोफेशनल प्रोफेसर हो, सो वो जो 2 डिफरेंट जर्नी थी, उसका आप एक शॉर्ट में आप बता सकते हो क्या क्या आपका एक्सपीरियंस था एंड हाउ यू आर डिलीवरिंग इट टू द स्टूडेंट्स नाउ? ओके, तो आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर. सारे CNC मशीन, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स प्रोसेसेस, असेंबली लाइंस, ये सारा देखने को मिला जो मैंने कभी कॉलेज में दिखा नहीं था. इट वॉज अ ग्रेट जर्नी. लेकिन मुझे याद है जब मैं एक ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर था, तब आई यूज्ड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स. तो 8.5 घंटे की शिफ्ट चलती थी तब उस ज़माने में. तो आई यूज्ड टू वर्क फॉर 12 आवर्स और 13 आवर्स अ डे. तो जो बचा हुआ टाइम था वो मैं पढ़ाता था लोगों को, जो मैं सीखता था. तो सीखना भी है, पढ़ाना भी है. तो ये लगातार चलता रहा 8 साल तक. मैं लोगों को पढ़ाता रहा. कंपनी ने मुझे एक स्पेस दी थी, एक ट्रेनिंग हॉल, तो आप जो भी लगता है पढ़ाओ. तो आई वॉज ट्रेनिंग टू द पीपल, स्पेशली ऑन coding, CNC toolings, installation, transfer lines, all those technological things. तो ये अच्छा लगा मुझे कि चलो करते करते कुछ सीखते भी, कुछ सिखाते भी है. Eventually a day came in my life, I realized कि I am actually born to be in the teaching field. So I switched my job and came into a teaching field. और अगर आपने पूछा कि किस तरीके से हेल्प करता है, बहुत सारी तरीके से. वो शायद टेक्नोलॉजी हो, जो आज भी मैं सीख रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें सीख रहा हूँ. और उसके साथ में जो मैंने टीम के साथ में काम किया, प्रोफेशनल स्किल्स मैंने एक्वायर किए, कम्युनिकेशन स्किल्स एक्वायर किए, लीडरशिप हो, टाइम मैनेजमेंट हो, वो सारी चीज़ें मैं आज भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. दैट्स वेरी गुड टू हियर सर. सो या वी बोथ आर मैकेनिकल, वी आर वर्किंग फॉर इंडस्ट्री, यू आर वर्क फॉर इंडस्ट्री. सो या डेफिनेटली आई बिलीव मैकेनिकल पीपल आर एवरीवेयर. द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी रेडी फॉर द इंडस्ट्री. Yes, and in fact at the conclusion I must say thank you Noor for coming over here, gracing this podcast. बहुत अच्छा लगा आपकी एक करियर जर्नी सुनते हुए. और MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से मैं बोलूँगा कि हमारे जो एल्यूमिना है वो वी आर फीलिंग प्राउड फॉर देम बिकॉज ऑफ देयर ओन सक्सेस एंड द वे दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर इंस्टीट्यूट. On the behalf of MIT Academy of Engineering, thank you again, and we really look forward to getting connected with you on various platforms. It was my pleasure to have you here also, and also thank you for inviting me. And I definitely see myself और मैं कैसे help कर सकता हूँ for our student, for my batchmates, for the growth of MIT. So yeah, thank you again. Thank you. Yeah.